हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि जानते हैं आप, ये जो है न्यू बुक आया है, न्यू बुक जो आया है, इसका जो हम इतिहास का 400 क्वेश्चन, साइंस का 400 क्वेश्चन, उसके बाद अभी जो हम करा रहे हैं भूगोल का पार्ट 1 हम करा चुके हैं, ये पार्ट 2 होगा। टोटल आपको चार चार वीडियो देने के बाद 400 कौन सा हर टॉपिक से देने के बाद फिर से शुरू होगा। तो दोनों बुक जो साइंस का और जीके का, आपको दोनों बुक को ख़त्म हम करा देंगे। तो अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उसे अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अगर लिंक ओपन नहीं होगा तो व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, दोनों एक ही नंबर रहेगा, उस पर मैसेज कीजिए, लिंक भेजेंगे, ओपन हो जाएगा। अगर नए चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी होगा जो बुक को इसका वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका जाएगा, इसका प्रैक्टिस आप करिएगा। उसके बाद अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे होगा कि आप लोग का हम वीडियो जो होगा आपको जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड डेली आपको कराएंगे। तो जैसे कि चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर वीडियो को जल्दी कर दीजिए। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में कल जो है 101 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कहा इसमें ऑप्शन दिया गया है, इससे कोई उसके बाद आगे से ऑप्शन छुपा देंगे। तो जैसे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन में यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो बताइए 102 का आंसर क्या हो जाएगा? 102 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 102 का सी हो जाएगा, सर विलियम हर्शेल ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में अरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है, जो व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में खगोल शास्त्री सर विलियम हर्शेल ने की थी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। 103 में देखिए क्या कहा गया। 103 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया था प्रथम ग्रह? तो बताइए 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 103 का हो जाएगा बी, यूरेनस। क्या हो जाएगा? यूरेनस, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखा क्वेश्चन 13 मार्च 1781 ईस्वी को विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की। यूरेनस दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे टाइटेनियम है तथा अन्य उपग्रह ओबेरॉन, अम्ब्रियल, एरेलियर, मिरांडा एवं पोर्सिया आदि इस ग्रह में 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं तथा इसके 27 उपग्रह हैं। इनके 27 उपग्रह है। उसके बाद चले आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए चंद्रमा पर आधारित प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर। तो जैसे कि देखिए क्वेश्चन पूछा गया, न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन जो न्यू बुक आया, न्यू क्वेश्चन इसमें अपडेट किया गया है। तो जैसे देखिए कहा इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रह होता है? इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रह होता है? बताइए 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा के दिन, इस दिन अवसर पर चंद्र ग्रह होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्वेश्चन में चंद्र ग्रह हमेशा पूर्णिमा की रात में होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रह कब होता है? अमावस्या के दिन। उसके बाद चंद्र ग्रह पूर्णिमा के दिन। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन।
105 नंबर क्वेश्चन देखिए। 105 में कहा गया चंद्रग्रहण केवल डैश में होता है, चंद्रग्रहण केवल डैश में होता है, कब होता है ये बताइए। 105 का आंसर पूर्णिमा दिवस के दिन चंद्रग्रहण केवल डैश में होता है, पूर्णिमा दिवस में। उसके बाद चले आगे क्वेश्चन देखिए। 106 नंबर क्वेश्चन। 106 देखिए कहा गया चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो बताइए 106 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 27.3 पृथ्वी दिवस। कितने दिन लगते हैं? 27.3 दिन पृथ्वी दिवस। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। आगे देखिए पृथ्वी के से चंद्रमा की दूरी कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष के चारों ओर पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन। 107 में कहा गया एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समयावधि कितनी होती है? ये बताइए 107 का आंसर क्या हो जाएगा। 107 का बी हो जाएगा 29 दिन से थोड़ी अधिक, 29 दिन से थोड़ी अधिक। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता एवं ऐसे दिन जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है एवं 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। उस दिन को अमावस्या कहते हैं। इस एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29.53 दिन है। इसका मतलब 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन देखिए। 108 में कहा गया जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये बताइए 108 का। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? ये बताइए 108 का आंसर क्या हो जाएगा। 108 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नोत्तर चंद्र। क्या हो जाएगा? उन्नोत्तर चंद्र हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा के प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक क्रमशः बढ़ता और पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक घटता। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील इन स्थितियों को चंद्र स्थिति को चंद्र कलाएं या चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जब चंद्रमा अपनी कक्षा का 1/4 भाग पूरा करता है तो उसका आधा भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। इसे अर्ध चंद्र कहते हैं। चंद्रमा जब 3/4 भाग दिखाई पड़ता है तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। 15वें दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है और चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई पड़ता है जिसमें पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा तिथि 15वें दिन चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य हो जाता है जिसे अमावस्या कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन देखिए। 109 में कहा गया पूर्णिमा तिथि का पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है?
तो बताइए 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 109 का डी हो जाएगा। 15वें दिन क्या होता है? चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। उसके बाद चलिए आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन। 110 में कहा गया रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सी है? बताइए 110 का। 110 का बी हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सा है? चंद्रमा। उसके बाद दिखाएगा क्वेश्चन। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह रात्रि के समय आकाश में सर्वाधिक चमकीला पिंड है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 111 नंबर क्वेश्चन। 111 में क्या कहा गया? एक सौ 111 में देखिए कहा गया चंद्रमा किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो ये बताइए चंद्रमा किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? 111 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 111 का डी हो जाएगा, अमावस्या। क्या जाएगा? अमावस्या। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही छोर पर होते हैं तो इस स्थिति को चंद्रमास को प्रारंभ माना जाता है। चंद्रमा इस समय पृथ्वी से नजर नहीं आता है और इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह की उपमा प्रदान की जाती है। उसके बाद दिखाएगा क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। 112 में कहा गया एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? ये बताइए 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 112 का डी हो जाएगा 2 बार। कितना? एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। एक माह में 2 बार आधा चांद चंद्रमा दिखाई पड़ता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। 113 देखिए 113 में कहा गया चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो बताइए 113 का आंसर क्या हो जाएगा? एम क्या हो जाएगा इसका? 113 का ए हो जाएगा सूर्य। सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। सूर्य एक तारा है तथा पूरे सौर मंडल का प्रधान है। सारे ग्रह उपग्रह इसी के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है तथा अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों की भांति इसके पास भी स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता है एवं ये सूर्य से के प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। उसके बाद देखिए 114 नंबर क्वेश्चन देखिए। 114 में देखिए कहा गया चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो ये बताइए 114 का आंसर क्या हो जाएगा? 114 का बी हो जाएगा पृथ्वी। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे।
चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह सौरमंडल का पांचवां एवं विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसके बाद देखिए 115 नंबर क्वेश्चन। एक 115 में कहा गया, 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 115 में देखिए कहा गया ब्लू मून क्या है, बताइए ब्लू मून क्या है। 115 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून क्या है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया। आगे देखिए एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण है 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। आगे देखिए कहा गया शुद्ध ग्रह के बारे में देखिए क्या कहा गया। 116 नंबर क्वेश्चन। 116 में देखिए कहा गया सूर्य का चक्कर लगाने वाला चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहता था। 116 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 116 का हो जाएगा डी, उल्का पिंड। क्या हो जाएगा, उल्का पिंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कहा गया उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के उतरने के पास आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया को दौरान वायु के घर्षण के कारण ये जल उठते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। 117 में कहा गया शुद्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है, बताइए। 117 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सेरस। शुद्ध बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है, सेरस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे शुद्ध ग्रह कहते हैं। सेरस जो एक बौना ग्रह है, इस शुद्ध ग्रह बेल्ट में अवस्थित है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। इनकी खोज क्या कौन किए थे, पियाजी ने किए थे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। धूमकेतु के बारे में देखिए क्वेश्चन। ग्रह है 118 नंबर क्वेश्चन। तो 118 में कहा गया प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है, बताइए। इसका आंसर 118 का क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हाईली। क्या हो जाएगा, हाईली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी तथा गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे एवं अंधेरे
क्षेत्र में होते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित समकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षाओं में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैस की फुलहारें निकलती है जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई पड़ती है। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में दिखाई दिया था। अब अगली बार यह 2061 या 2062 में दिखाई देगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। 119 में कहा गया अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। बताइए 119 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा धूमकेतु। क्या हो जाएगा? धूमकेतु। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। 120 में कहा गया हेली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष के बाद नजर आता है। बताइए 120 का आंसर क्या हो जाएगा। 120 का बी हो जाएगा 76 वर्ष। कितना हो जाएगा? 76 वर्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हेली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष अंतराल पर दिखाई देता है। हेली एकमात्र धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह अंतिम बार वर्ष 1986 में दिखाई दिया था। वर्तमान समय में यह 1986 + 76 बराबर 2062 में दिखाई देगा। सौरमंडल में पाए जाने वाले पत्थर, धूल कण, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंडों को धूमकेतु कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। 121 में कहा गया हेली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जा सकती है। तो 2062 में देखी जा सकती है। 121 का 2062 हो जाएगा। 121 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 262। उसके बाद देखिए 122 नंबर क्वेश्चन। 122 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। बताइए 122 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा कोमेट। क्या हो जाएगा? कोमेट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कोमेट या धूमकेतु एक सौरमंडलीय पिंड है जो बर्फ, धूल और गैस के न्यूक्लियस से बने छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन देखिए। 123 में कहा एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है। ये बताइए 123 का आंसर क्या हो जाएगा। 123 का क्या हो जाएगा ये बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्य से दूर। क्या हो जाएगा? सूर्य से दूर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु सौरमंडलीय पिंड है जो धूल और बर्फ, गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ
जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। उसके बाद देखिए 124 नंबर क्वेश्चन। 124 में कहा गया हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश है। बताइए 124 का आंसर क्या हो जाएगा। 124 का सी हो जाएगा 75 कितना 75 वर्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। हैली धूमकेतु कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। हैली ही एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्वेश्चन। 125 में कहा गया हैली धूमकेतु की कौन सा साल में पृथ्वी के आसपास का क्षेत्र लौटने का उम्मीद है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 का। 125 का बी हो जाएगा 2061 या 2062। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। वर्ष 2061 में इसके पुनः पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। हैली धूमकेतु एक प्रसिद्ध पुच्छल तारा है जो 75 से 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई पड़ता है। अंतिम बार वह 1986 में देखा गया था। खगोल शास्त्री के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए पृथ्वी पर आधारित क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित। तो जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें देखिए ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। बताइए 126 का आंसर क्या हो जाएगा। 126 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा मेटल। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए मेटल के ऊपरी भाग मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। जो पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य स्रोत क्या है। भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह मोह असंभवता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे 127 नंबर क्वेश्चन। 127 में कहा गया भू प्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। भू प्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। बताइए 127 का आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 127 आंसर क्या हो जाएगा। 127 का 127 का ए हो जाएगा दुर्बलता मंडल। क्या हो जाएगा दुर्बलता मंडल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। मेटल प्रावरण के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वाले भाग को मेटल कहा जाता है। यह 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। मेटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। कौन मेटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। कौन मेटल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन। 128 में कहा गया स्टेनोस्पीकर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्लभ एवं तन्यय विकृतिशील क्षेत्र है। तो कौन होगा इसमें। बताइए 128 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रावरण। क्या हो जाएगा प्रावरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। 129 में कहा गया पृथ्वी की 72वां हिस्सा कौन सा है, ये बताए 129 का। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रस्ट, क्या हो जाएगा क्रस्ट। पृथ्वी के 72वां हिस्सा क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए क्वेश्चन है पृथ्वी के 72वां हिस्सा क्रस्ट है। इसकी मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर और महासागर के नीचे लगभग 5 किलोमीटर। क्रस्ट के दो भाग हैं, भागों ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभक्त किया जाता है। इनके बीच का घनत्व और समानता को कॉनरॉड असंभवता कहते हैं। क्रस्ट मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। क्रस्ट जो होती है सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है। क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, ये बताइए। क्या कहते हैं, क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, मोह असंभवता कहते हैं, मोह असंभवता कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। 130 में कहा गया पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक संघनन पदार्थ कौन सा है, बताइए। 130 का आंसर क्या हो जाएगा, 130 का ए हो जाएगा ऑस्मियम, क्या जो ऑस्मियम हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने सर्वाधिक घनक पदार्थ कौन सा है, ऑस्मियम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक संघनन पदार्थ ऑस्मियम है। उसके बाद चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। 131 में कहा गया इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है, एक से बताइए। 131 का आंसर क्या हो जाएगा, 131 का बी हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे, क्या हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मेटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं जो स्थल मंडल के नीचे स्थिर है। दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर अनुमानित किया गया है। ज्वालामुखी के उद्गम के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपट्टी की चट्टानों से अधिक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन देखिए। 132 में कहा भूपट्टी की संरचना में अब्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है, ये बता। 132 का आंसर क्या हो जाएगा, 132 का बी हो जाएगा 4%, क्या हो जाएगा 4%। अब्रक की मतलब कितनी होती है, 4%। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया। अब्रक एक बहुपयोगी खनिज है जो मनु ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है। यह गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। भूपट्टी में अब्रक की मात्रा लगभग 4% होती है। भूपट्टी में अब्रक की मात्रा लगभग 4% होती है। भूपट्टी में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.2%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%। लोहा कितना 5%। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन। 133 में कहा भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है, ये बता। 133 का बी हो जाएगा। 133 का बी सिलिकॉन, क्या हो जाएगा सिलिकॉन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन भूपट्टी का चौथाई भाग
सिलिकॉन है। यह ऑक्सीजन के बाद भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। संयुक्त अवस्था में पाया सभी स्थानों पर पाया जाता है। रेत अथवा सिलिकेट के रूप में पत्थरों को मिट्टी तथा खनिज पदार्थों में सिलिकॉन सर्वदा उपस्थित होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन। 134 में कहा भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये बताइए क्या हो जाएगा इसका एल्शियम के अंदर, क्या हो जाएगा 134 का? 134 का ए हो जाएगा एल्युमिनियम। भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। Al का द्रव्यमान पावर कितना है? 26.98। और प्रोटॉन कितना है? 13। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना है? 13। यह बोरॉन पावर का तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 135 नंबर क्वेश्चन। 135 का पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ये बता 135 का आंसर क्या हो जाएगा? 135 का डी हो जाएगा भूगर्भशास्त्र। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? भूगर्भशास्त्र के नाम से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भशास्त्र के नाम से जाना जाता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, भूकंप और पर्वत निर्माण का अध्ययन किया जाता है। उसे भूगर्भशास्त्र कहते हैं। पारिस्थितिकी जीव समुदाय एवं उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिक संबंध को अध्ययन कहते हैं। उसके बाद दिखाए क्वेश्चन, उसके बाद जीव विज्ञान, वनस्पति एवं जंतुओं का अध्ययन, आचार शास्त्र, मानव एवं व्यवहार का अध्ययन। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। 136 में कहा गया धातु डैश में पाई जाती है। बताइए धातु किसमें पाई जाती है? 136 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 136 का डी हो जाएगा भूपट्टी में। किसमें पाई जाती है? भूपट्टी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत को भूपट्टी कहते हैं, जिसकी औसत मोटाई IUGG द्वारा 30 किलोमीटर मानी गई धातुएं भूपट्टी में पाई जाती है। धरातल से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूपट्टी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या कहा? इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। कितना? 46.60%। तथा अन्य तत्व में सिलिकॉन 17.72%, एल्युमिनियम में 8.23%, लोहा में 5%, मैग्नीशियम में 0.029%, 2.09%। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 137 नंबर क्वेश्चन। 137 में कहा गया पृथ्वी की प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए 137 का आंसर क्या हो जाएगा? 137 का ए हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व 46.6%, दूसरा प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन 17.7% पाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे,
अक्षांश पर आधारित प्रश्न देखिए क्या कहा गया। 138 नंबर क्वेश्चन 138 में कहा गया बसंत विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय डैश होता है। बताइए 138 का आंसर क्या हो जाएगा। 138 का बी हो जाएगा मार्च 21 मार्च क्या जगह 21 मार्च। जैसे देखिए विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जो जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है, दिन रात छोटा बड़ा होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 139 नंबर क्वेश्चन 139 में कहा गया शब्द विषुव संदर्भित करता है किसे करता है ये बताए। 139 का बी हो जाएगा दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। दिन रात एक समान अवधि के होते हैं। शब्द विषुव किससे संदर्भ है, दिन रात एक समान अवधि के होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 140 में कहा गया भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बताइए 140 का आंसर क्या हो जाएगा। 140 का डी हो जाएगा वर्ष में 2 बार। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वर्ष में 2 बार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन 141 में क्या कहा गया। 141 में कहा गया 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है। 141 को बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 141 का ए हो जाएगा विषुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषुव। 21 मार्च 23 दिसंबर सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे डैश कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 142 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 142 ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है ये बताइए। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है बताइए। 142 का आंसर क्या हो जाएगा। 142 का बी हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा भूमध्य रेखा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ग्लोब पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के सबसे लंबी अक्षांश रेखा तथा 90 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती है। 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश रेखा के एक बिंदु के रूप में देखी जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। 143 में कहा गया पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर डैश के कोण के पर आनत है। डैश के कोण पर आनत है। बताइए 143 आंसर क्या हो जाएगा। 143 का डी हो जाएगा 66 1/2 अंश 66.1/2 अंश हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.1/2 डिग्री 23 डिग्री 33 झुका हुआ है।
दूसरे शब्दों में पृथ्वी के अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 1/2 डिग्री 66 और उसके बाद 66.1/2 डिग्री 66 डिग्री 33 का कोण बनाता है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन। 144 में क्या कहा गया? निम्न में से कौन सा बिल का विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है? निम्न में से कौन सा विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है, ये बताइए। 144 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 144 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका 2 ऑप्शन ए भी दिया हुआ, सी देखिए, सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, ये सही है। तो क्या क्वेश्चन में कहा था, किस निम्न में से कौन सा विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है? सबसे वर्णन अच्छा कौन है? ये ऑप्शन सी, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, ये सही है। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी। विषुव एकमात्र ऐसा समय होता है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात एक समान मात्रा में अनुभव होता है। विषुव के समय कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति भी आती है जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के दूसरी ओर, बल्कि बीच में ही होता है। इस स्थिति को विषुव या इक्वानॉक्स कहा जाता है। पृथ्वी पर हर वर्ष दो विषुव होते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होने वाले विषुव वसंत विषुव कहते हैं। 23 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में होने वाले विषुव को शरद विषुव कहते हैं। उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन। 145 में कहा गया, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? बताइए 145 का आंसर क्या हो जाएगा? 145 का सी हो जाएगा। 22 दिसंबर को भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? 22 दिसंबर को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन की अवधि लंबी और रात की छोटी होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ दिन की अवधि छोटी और रात की अवधि बड़ी होती है। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी रहती है। इसे शीतकालीन संक्रांति या विंटर सोल्स्टिक्स भी कहते हैं। अतः 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन मनाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, सबसे छोटा दिन होता है, अतः 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 146 नंबर। 146 का एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है, ये बताइए। 146 का क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 बार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, इक्कीस मार्च तथा 23 दिसंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समत अक्षांश रेखा का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे सर्वत्र दिन एवं रात की अवधि बराबर करने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थिति को सम रात दिन अथवा विषुव कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 दिसंबर की स्थिति को
शरद विषुव कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। 147 में कहा गया समानता पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को डैश कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं 147 का? सी हो जाएगा, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। 148 का निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? ये बताइए 148 का। 148 का बताइए क्या हो जाएगा? 148 का ए हो जाएगा। 148 का ए पोटी नायक। क्या हो जाएगा? पोटी नायक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पोटीनायन पोटीयानक इंडोनेशिया शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा पर स्थिति देश कांगो, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। भूमध्य रेखा को वास्तव में न छूने वाला सबसे निकटतम देश पेरू है। भूमध्य रेखा के वास्तव में न छूने वाला सबसे निकटतम देश कौन सा है? पेरू। क्या है? पेरू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 48 का क्या था? 48 का ए था। 48 का ए था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन 49 में कहा गया कर्क रेखा क्या है? बताइए 149 का आंसर। 149 का ऑप्शन सी 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया पृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 66.1/2 डिग्री उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। जैसे देखिए उसके बाद देखिए जबकि दक्षिण गोलार्ध में 23.1/2 दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा और 66.1/2 डिग्री दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देशांतर पर आधारित क्वेश्चन। देशांतर पर आधारित तो जैसे देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया 150 में निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? 150 का 150 का ए हो जाएगा USA। USA इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसका थ्योरी देखिए कहा गया USA में एक से अधिक मानक यमोत्तर रेखाएं हैं। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया जाता है। जैसे रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। मानक यमोत्तर किसी देश से गुजरने वाली एक काल्पनिक देशांतर रेखा है जिसके द्वारा स्थानीय समयों का निर्धारण होता है। कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितना है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। उसके बाद देखिए 151 नंबर क्वेश्चन
151 का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है। बताइए 151 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 180 डिग्री ग्रीनविच के। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है, 180 डिग्री से होकर गुजरती है ग्रीनविच से। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी। वर्ष 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया था, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे जाती है। इस रेखा को किसी भी देश से गुजरते हुए नहीं खींचा गया तथा इस रेखा पर समय को 24 घंटे में समायोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पर्व एवं उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रॉस सागर, रॉस बर्फ शेल्फ तथा क्वीन मॉड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। ऐसी उसकी बिखरी हुई ओवरसीज उसके बाद देखिए ओवरसीज टेरिटरी के कारण, क्योंकि विश्व के अलग अलग हिस्से में इसकी बिखरी हुई ओवरसीज टेरिटरी रूस में 11 तथा अमेरिका में 6 टाइम जोन हैं। उसके बाद फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 देशांतर के आधार पर किया जाता है। उसके बाद देखिए 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए 152 में कहा गया डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो बताइए 152 का आंसर क्या हो जाएगा? 152 का ए हो जाएगा 82 और आधे डिग्री के पूर्व रेखांश पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उसके बाद देखिए भारतीय मानक समय की स्थापना 1 दिसंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया, जो इलाहाबाद प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इसी को मानक समय माना गया। यह ग्रीनविच समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए 153 नंबर क्वेश्चन। 153 में कहा गया ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, ये बताइए। 153 का आंसर क्या हो जाएगा? 153 का डी हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। क्या हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे चट्टान पर आधारित प्रश्न देखिए। चट्टान पर तो इसमें कहा गया 154 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो बताइए 154 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे।
बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार का है। प्रकृति के कारण द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों की किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में रासायनिक क्रिया द्वारा पतन जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। अवसादी चट्टानों कहलाती है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल खड़ी, नमक की चट्टान आदि। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को तीन प्रकार की होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। पहला देखिए, पहला आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायरोराइट आदि के। उसके बाद अवसादी चट्टान ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि के। उसके बाद तीसरा में कायांतरित चट्टान ये है क्या, फाइलाइट, शिस्ट, स्लेट, संगमरमर आदि। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन। 155 में कहा गया क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक शैल होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 155 का आंसर क्या हो जाएगा। 155 का डी हो जाएगा, रूपांतरित। क्या हो जाएगा, रूपांतरित। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, क्वार्टजाइट एक रूपांतरित चट्टान है जो मूल रूप से शुद्ध क्वार्टज बलुआ पत्थर से बनी है। यह आमतौर पर सफ़ेद भूरे रंग का होता है। यह बलुआ पत्थर के रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। आगे देखिए 156 नंबर क्वेश्चन। 156 में कहा गया ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार की चट्टानें होती है। ये बताइए 156 का आंसर क्या हो जाएगा। 156 का बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। यह धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानों पदार्थ मैग्मा के ठंडे होकर जम जाने के बाद निर्मित होती है। इसके अन्य उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैबो आदि है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन। 157 में कहा गया किसी चट्टान में नत्वलन को क्या कहा जाता है। किसी चट्टान में नत्वलन को क्या कहा जाता है, ये बताइए। 157 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनति। क्या हो जाएगा, अभिनति। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए भूपट्टीय संपीड़न बल अभिनति रचना के लिए उत्तरदायी है। जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में या दो दिशाओं से आमने सामने कार्य करते हैं तो संपीड़न होता है। संपीड़न के कारण चट्टानों में वलन तथा समवलन बढ़ जाते हैं। क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप अभिनति रचना का निर्माण होता है, जबकि ऊपर उठे भाग को अपनति कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 158 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया। 158 कहा गया पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टान को डैश कहा जाता है। बताइए इसका 158 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टान। क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने लावा या मैग्मा के ठंडा होने पर चट्टानों बनती है, वे आग्नेय चट्टान कहलाती है। इनमें परतों और जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें धात्विक खनिज जैसे सोना, तांबा, जस्ता आदि पाया जाता है। चट्टानों को टूटकर
परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए, चट्टानों को टूटकर परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के रूप में बदल जाता है, जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, 159 नंबर क्वेश्चन। 159 में कहा गया ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, ये बताइए। 159 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भूगर्भ से निकलने वाला ठंडा लावा ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में बदल जाता है। इनकी निर्माण सर्वप्रथम होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट, मैग्माटाइट, डायरोराइट, पिच स्टोन आदि इसके अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। उसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन देखिए। 160 में कहा गया 100 मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहा जाता है? बताइए 160 का आंसर क्या हो जाएगा। 160 का ए हो जाएगा, चूनामीय चट्टान। क्या हो जाएगा? चूनामीय चट्टान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए चूनामीय चट्टान में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट विद्यमान होता है, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, मार्बल, शैल आदि। इनकी सामर्थ्य सिलिका में चट्टानों की अपेक्षा कम होती है तथा यह जल्दी ही पानी से प्रभावित हो जाता है। उसके बाद 161 नंबर क्वेश्चन देखिए। 161 में कहा गया पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघली हुई पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताइए 161 का आंसर क्या हो जाएगा। 161 का डी हो जाएगा, मैग्मा। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित चट्टान के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा की उत्पत्ति उच्च ताप और दाब के कारण होती है। यह एक गर्म पदार्थ है जिसमें जलीय वाष्प एवं गैस होती है तथा इसमें मुख्य ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, उसके बाद फेरिक, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि होते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे मैग्मा के लावा कहते हैं। मैग्मा को लावा कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन। देखिए 162 नंबर क्वेश्चन 162। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टान ज्वालामुखी विस्फोटक में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है। उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए 162 का आंसर क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग्नेय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों को ज्वालामुखी से निकलने वाली तरल मैग्मा या लावा के जमने से बनती है।
यह मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी पर कठोर चट्टान के रूपांतरित हो जाती है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकील, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज तथा प्लेटियम पाए जाते हैं। इन चट्टानों का उदाहरण बेसाल्ट, गैबोडायरोराइट आदि है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, भूकंप पर आधारित क्वेश्चन है। भूकंप पर आधारित 163 नंबर क्वेश्चन देखिए। 163 में कहा गया भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। भूकंप के दौरान कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, बताइए। 163 का आंसर क्या हो जाएगा। 163 का हो जाएगा बी हो जाएगा, भूकंपीय तरंग। क्या जाएगा, भूकंपीय तरंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों को लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। यह प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारण से होता है। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया। पहला देखिए, पहला में कहा प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा अनुपस्थ अथवा गौण तरंग, तीसरा धरातलीय तरंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 164 नंबर क्वेश्चन। 164 देखिए 164 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है, बताइए। इसका आंसर 164 का क्या हो जाएगा। 164 का ए हो जाएगा, प्राथमिक तरंग। क्या हो जाएगा, प्राथमिक तरंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें भूकंपीय तरंग कहते हैं। जब भूकंप अपने भूकंप केंद्र से प्रारंभ होता है तो मुख्य 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। अब देखिए कौन कौन 3 है। पहला प्राथमिक या पी तरंगे, दूसरा द्वितीय गौण या एस तरंगे, तृतीय धरातलीय दीर्घ या एल तरंगे। प्राथमिक भूकंपीय तरंग की चाल सबसे तीव्र लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद देखिए ये तरंग ध्वनि की भांति अनुदैर्घ्य तरंग होती है। उच्च घनत्व वाले चट्टान में इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यह ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थ से यात्रा कर सकती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 165 नंबर क्वेश्चन देखिए। 165 में कहा गया किन भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। किन भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, बताइए। 165 का आंसर क्या हो जाएगा। 165 का सी हो जाएगा, एस तरंगे। क्या हो जाएगा, एस तरंगे। उसके बाद देखिए एस तरंगे में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। पी तरंग के पश्चात एस तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यही कारण है कि इन्हें द्वितीय तरंग अथवा गौण तरंग भी कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम से गमन करती है। ये प्रकाश तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंग में कणों का कंपन या दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन।
66 का भूकंप के किन तरंग में अनुप्रस्थ विध्वंस विस्थापन हो शामिल है? भूकंप के किन तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, ये बताइए। 166 का 166 का क्या सी हो जाएगा, एस तरंगे। क्या हो जाएगा, एस तरंगे। उसके बाद देखिए 167 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया 167 में निम्नलिखित में से कौन सी सुनामी के कारण नहीं है? बताइए 167 का आंसर क्या हो जाएगा। 167 का ये हो जाएगा मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन हो जाएगा। ये क्या है, सुनामी का कारण नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागर तलीय में अचानक परिवर्तन तथा अवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापित हो जाने से सुनामी लहरों का आविर्भाव होता है। सागर तलीय में परिवर्तन का प्रमुख कारण जो सुनामी के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद देखिए तली में भ्रसन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटक, समुद्र के अंदर भूस्खलन, अवपातन आदि मृदा अपर्दन किसी भी प्रकार से सुनामी के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 168 नंबर क्वेश्चन देखिए, 168 में कहा गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए। 168 का क्या हो जाएगा, 168 का सी हो जाएगा। 168 का सी, पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के कवर करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 169 नंबर क्वेश्चन, पहले इसका थ्योरी देखिए। थ्योरी में कहा गया पैसिफिक रिंग मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी बेल्ट है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के तट पर से होती हुई अलास्का एल्यूटेनियम द्वीप से गुजरती है। यह एशिया के पूर्व किनारे को पार करने न्यूजीलैंड तक जाती है, अंटार्कटिका में उत्तरी छोर पर समाप्त होती है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत विश्व के लगभग 63% 63% भूकंप आते ही इनकी कुल लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी पर लगभग 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर अंतर्गत हो जाते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा सबसे प्लेटों के अभिसरण प्रयास में ज्वालामुखी की सक्रिय है। उसके बाद 169 नंबर क्वेश्चन देखिए, 169 में कहा गया सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है, ये बताइए। 169 का बी हो जाएगा वृहत ज्वार भाटा। क्या हो जाएगा, वृहत ज्वार भाटा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी में जाते हैं तो उस समय सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इसे बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। इन दशा में सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है। यह माह 2 बार पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन 70 नंबर, 70 में कहा गया भूकंप की तीव्रता डैश से मापी जाती है, ये बताइए। रिएक्टर से, किससे, रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए,
उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। 1933 ईस्वी में अमेरिका के भूवैज्ञानिक चार्ल्स फॉर्सी रिएक्टर ने भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए विक्टर पैमाने का विकास किया। यह पैमाना 1 से 9 तक के अंकों के आधार पर भूकंप तीव्रता को माप सकता है। यह 1 की न्यूनतम होता है, 9 अधिकतम को दर्शाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 171 नंबर क्वेश्चन। देखिए 171 में कहा गया, देखिए भंस समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है, ये बताइए। 171 का आंसर क्या हो जाएगा? 171 का हो जाएगा डी, विवर्तनिक भूकंप। क्या हो जाएगा? विवर्तनिक भूकंप। उसके बाद 172 नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रंश समतलन के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवाहित भूकंप कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन। 172 देखिए कहा गया, डैश के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन क्या जाता है। डैश के अंतर्गत भूकंप को अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये बताइए। 172 का बी हो जाएगा सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए बी नंबर क्वेश्चन, भूकंप विज्ञान के भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंप को वैज्ञानिक अध्ययन एवं तत्पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। भूकंप की वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के आंतरिक भाग की संरचना और स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 173 नंबर क्वेश्चन। 173 में कहा, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सा घटना भूकंप के कारण बनती है, ये बताइए। 173 का आंसर क्या हो जाएगा? 173 का डी हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपरी चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने से उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके भूकंप आने के प्रमुख कारण ज्वालामुखी क्रिया, भूसंतुलन से संबंधित संयोजक, प्लेटों की गतिशीलता, वलन तथा भ्रमश, भूपटल का संकुचित होता है, जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। उसके बाद 174 नंबर क्वेश्चन। 174 में कहा, जिस तरह से बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है। क्या से? भूकंप से। 174 का ए। उसके बाद देखिए क्या होगा? ए भूकंप से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने का उपकरण। फाइडोमीटर, इससे समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 175 देखिए कहा गया, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नलिखित भूकंपीय क्षेत्र में है? निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में कौन है? बताइए 175 का आंसर। 175 का बी हो जाएगा रायपुर। क्या हो जाएगा? रायपुर। उसके बाद देखिए, पहले भारत में भूकंपीय जोनों की संख्या 5 थी, परंतु जोन में 11 को समर्पित कर देने के बाद वर्तमान में भारत को जेन 2, जेन 3, जेन 4 तथा जेन 5 में कुल 4 विभक्त किया गया है। जेन 5 सर्वाधिक संवेदनशील भूकंप जो जोन जिसके कारण अंतर्गत पूरा करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, आगे क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर भारत के उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से शामिल हैं, जबकि जोन 2 के सबसे कम संवेदनशील भूकंप जोन है स्पष्ट दिए गए हैं विकल्प रायपुर छत्तीसगढ़ सबसे निकट क्षति वाले भूकंप जोन में स्थिर है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन। 176 देखिए क्या कहा गया। 176 में कहा गया, इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? बताइए इसका आंसर क्या है 176 का। 176 का क्या हो जाएगा ये बताइए। 176 का सी हो जाएगा, समुद्र तट के तुरंत वापस गिरने वाली पानी। उसके बाद देखिए, जब भूकंप का अधिक केंद्र किसी समुद्र क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो समुद्र में प्रवाहित होने वाला जल दिशा विहीन हो जाता है, जिससे जलीय तरंग आपस में टकराकर ऊंची ऊंची लहरों में परिवर्तित हो जाती है। यह लहरें तटों से टकराकर अत्यधिक विनाश करती है। सुनामी, जिसे सुनामी कहते हैं, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी चेतावनी का एक संकेत है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए 177 नंबर क्वेश्चन देखिए। 177 177 में देखिए कहा गया, नीचे दिए गए विकल्प में से किससे सुनामी इसे हार्बल वेव के नाम से जाना जाता है कहाँ आ सकती है? बताइए 177 का आंसर। 177 का ये हो जाएगा, समुद्र के भीतर भूकंप। समुद्र के भीतर भूकंप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, समुद्र के भीतर भूकंप से सुनामी से हार्बल वेव के नाम से जाना जाता है। आ सकती है सागर तल में अचानक परिवर्तन तथा अवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी लहरें प्रादुर्भाव है। 178 नंबर क्वेश्चन देखिए। 178 में कहा, भूकंप आने के कारण क्या है? बताइए 178 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन कहा गया, पृथ्वी के आंतरिक भाग दृढ़ खंडों से बना है। इन दृढ़ खंडों को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के स्थलमंडल कई प्लेटों में बांटा हुआ है। प्लेटों की मोटाई महासागर के नीचे लगभग 70 किलोमीटर तथा महाद्वीप के नीचे लगभग 150 किलोमीटर होती है। सभी प्लेट स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न दिशाओं में भ्रमण करती रहती है। जब किसी कारण इन प्लेटों के बीच दबाव पड़ता है तो भूकंप उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों उसके बाद देखिए, प्लेट
टेक्टोनिक संचलन भूकंप का मुख्य कारण में शामिल है। 179 नंबर क्वेश्चन देखिए। 179 में कहा गया, 179 में भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं, किसके आधार पर नहीं करते हैं, ये बताइए। 179 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रहों की स्थिति के कारण, ग्रहों की स्थिति के आधार पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन। 180 देखिए, 180 में देखिए कहा गया, भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते हैं। खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। किसी क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना पृथ्वी के भीतर प्लेटों, हलचल विकार जोन और क्षेत्र में उत्पन्न भूकंप के इतिहास पर आधारित है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए ज्वालामुखी पर आधारित क्वेश्चन। ज्वालामुखी पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पवत ज्वालामुखी है, बताइए। 180 का आंसर क्या हो जाएगा? 180 का डी हो जाएगा, हवाई द्वीप में स्थिर मौना लोआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया, जैसे देखिए कहा गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपुत ज्वालामुखी है। देखिए 180, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपुत ज्वालामुखी है, बताइए। 180 का आंसर, 180 का डी हो जाएगा। 180 का डी हो जाएगा, हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ ज्वालामुखी एक सुपुत्र ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ उसे सुपुत ज्वालामुखी कहते हैं। सुपुत ज्वालामुखी के उदाहरण इटली का विसुवियस, जापान का म्यूजियमा एवं इंडोनेशिया का कोकाटोआ। उसके बाद 181 नंबर क्वेश्चन देखिए। 181 में तो ये कहा गया, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, बताइए। 181 का आंसर क्या हो जाएगा? 181 का बी हो जाएगा, अस्टोमबोली हो जाएगा इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया, अस्टोमबोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थिर है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी जिनसे समय पर मैग्मा निकलता रहता है, यह वर्तमान में उदार हो रहा है, को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद देखिए 182 नंबर क्वेश्चन देखिए। 182 में कहा गया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थिर है, बताइए। 182 का आंसर क्या हो जाएगा? 182 का बी हो जाएगा, बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की ज्वालामुखी फरवरी 2017 में फटा था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 183 नंबर क्वेश्चन देखिए। 183 में कहा, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? 183 का
183 का बी हो जाएगा बैरन द्वीप। क्या जगह? बैरन द्वीप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 184 नंबर क्वेश्चन देखिए। 184 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? बताइए 184 का। 184 का बी हो जाएगा मोट ब्लैंक। क्या जाएगा? मोट ब्लैंक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन, मोट ब्लैंक अल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। विकल्प में से दिए गए अन्य प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे देखिए ज्वालामुखी और देश, माउंट एटना इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट विसुवियस इटली में। उसके बाद 185 नंबर क्वेश्चन देखिए। 185 में कहा गया निम्नलिखित में विकल्प में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? एक उदाहरण है। कहा गया निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, ये बताइए। 185 का 185 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा फुजियामा। क्या हो जाएगा? फुजियामा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। यह एक प्रस्तुत ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रस्तुत ज्वालामुखी के ज्वालामुखी होते हैं जिनके निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी कभी उद्गार हो सकता है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी माउंट कैमरून, अफ्रीका माउंट एटना, इटली ओजोन डेल सालाडो, चिली माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर स्टाम्बोली भूमध्य सागर, मोनालुआ हवाई द्वीप, यूएसए माउंट ताल फिलीपींस आदि है। उसके बाद देखिए 187 नंबर क्वेश्चन। 187 में कहा गया इनमें से कौन सा पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान फुटप्रिंट के आधार पर है। बताइए 186 का आंसर क्या हो जाएगा? 186 का सी हो जाएगा टैमू मैसिफ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला टेम्पू मैसिस 5 दिसंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया। इसमें पहले यह स्थान अमेरिका के हवाई द्वीप पर मौलाना ज्वालामुखी का स्थल है। ओजोन डेल सैलाडो दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में एजेंटा तथा चिली नामक देश की सीमा में स्थित है। विसुवियस पर्वत इटली के नेप्सर की खाड़ी में स्थित परतदार ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन 187 नंबर क्वेश्चन। 187 में कहा गया नाइट्री ईस्ट रिज जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है, ये बताइए। 187 का सी हो जाए हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में नाइट्री ईस्ट रिज का एक समुद्री ज्वालामुखी रिंज है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह रिंज पूर्वी गोलार्ध में लगभग 90 मेरिडियन के समांतर स्थित है। नाइट्री डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर की पश्चिम हिंद महासागर
महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है और निकोबार फेन खाड़ी को बंगाल का फेन खाड़ी से अलग करता है। उसके बाद 188 नंबर क्वेश्चन देखिए। 188 का डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए। 188 का आंसर क्या हो जाएगा? 188 का ए हो जाएगा, बैरन। क्या हो जाएगा? बैरन। डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, ऐसे ज्वालामुखी जैसे सदैव उद्ग्राम होता रहता है उसे जागत का या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्टोम्बली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के अलास्का कटाई भारत में एकमात्र बैरन द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी आदि जगत ज्वालामुखी के उदाहरण है। उसके बाद 189 नंबर क्वेश्चन देखिए। 189 में कहा गया, माउंट सेंट हेलेना द्वीप किस सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, बताइए। 189 का 189 क्या हो जाएगा? 189 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, माउंट सेंट के हेलेन द्वीप दक्षिण अटलांटिका महासागर में स्थित है। इस द्वीप पर नेपोलियन अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। यहाँ पर 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह अनेक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप वर्तमान में करीब 40,000 लोग निवास करते हैं। उसके बाद देखा है क्वेश्चन 7 नंबर, आर्द्रता एवं वर्षा से आधारित पर 190 नंबर क्वेश्चन देखिए। 190 में कहा गया, आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से लिया जाता है, बताइए। 190 का आंसर क्या हो जाएगा? 190 का बी हो जाएगा, सूक्ष्म तथा आर्द्र बल तापमान मापन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.4% होती है। यह आर्द्रता 3 रूप से वायुमंडल में रहती है, जैसे गैसीय अवस्था में जलवाष्प, तरल में जल की बूंदें तथा ठोस में हिम कणों के रूप में। आर्द्रता को सूक्ष्म तथा आर्द्र बल तापमापी द्वारा मापते हैं। जब किसी वस्तु में आर्द्रता सामर्थ्य के कारण जल वाष्प आ जाते हैं, उसे क्या संतृप्त वायु कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, बढ़ती है। उसके जिस न्यूनतम तापमान पर कोई संतृप्त हो जाता है तो उस बिंदु को औसाक बिंदु डिप पॉइंट कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 191 का ओस बनता है, ओस किससे बनता है ये बताइए। ओस किससे बनता है? 191 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु सुसंगठित होने से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जब वायु तापमान औसंग के नीचे गिर जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है तथा छोटी छोटी बूंद के रूप में धरातल पर स्थिर पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है। इसे ही ओस कहते हैं। 192 नंबर देखिए, 192,
92 में कहा गया पानी पर कोई भी रूप से जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? बताइए 192 का। 192 क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। वायुमंडल में जल वाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादल में संचित होती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है उसे वर्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 193 नंबर क्वेश्चन देखिए। 193 में कहा गया उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? बताइए 193 का आंसर क्या हो जाएगा? 193 का ए हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भारत के सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिम विक्षोभ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। यह वर्षा हिमालय राज्य में सेब की फसल तथा मैदानी भागों में रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। पश्चिम विक्षोभ का उद्गम भूमध्य सागर में होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्थलीय पवन से 194 नंबर क्वेश्चन। 194 में कहा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं? बताइए 194 का आंसर क्या हो जाएगा? 194 का सी हो जाएगा व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय स्टारलीज। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। भूमंडलीय या ग्रहीय पवनों ऐसी पवन होती है जो वर्षा भर एक ही दिशा में बहती है। ये पृथ्वी पर ऊष्मा का आर्द्रता के संतुलित वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मुख्य 3 प्रकार के व्यापारिक पवने, पछुआ पवने एवं ध्रुवीय पवने होती है। व्यापारिक पवनों की ऊष्मीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। उसे पछुआ पवने उष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधन से ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध के मध्य दोनों गोलार्ध में चलती है। ध्रुवीय उच्च वायुमंडल में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहमान पवनों में ध्रुवीय पवने कहते हैं। उसके बाद 195 नंबर क्वेश्चन देखिए। 195 में कहा गया 195 में देखिए कहा गया देखिए 195 में क्वेश्चन पर्वतों के पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाई से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? 195 का आंसर बताइए क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अवरोही पवने। क्या कहा जाता है? अवरोही पवने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अवरोही पवनों जो पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाई से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवने हैं। इस प्रकार की पवन विशेष रूप से शांत रात प्रवाहित होती है। यही कारण है कि पवन चोटियों से घटिया की ओर बहने लगती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे
196 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात से आधारित प्रश्न देखिए। 196 में फनी एक प्रकार का डैश है, बताइए फनी एक प्रकार का क्या है, डैश है, क्या है 196 का। 196 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया, फानी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, यह चक्रवर्ती तूफान उड़ीसा के तट से टकराया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। ये साधारण अप्रैल से नवंबर के बीच आते हैं। इस चक्रवात को मुख्य प्रभाव तटीय भागों में पाया जाता है। यह पानी नाम से बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए 197 नंबर क्वेश्चन। 197 देखिए। एक सौ संतानवे में कहा गया, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिका में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया है, बताइए इसका 197 का आंसर क्या हो जाएगा। 197 का बी हो जाएगा, हरिकेन। क्या हो जाएगा, हरिकेन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं एवं भारी बारिश इसकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिका और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत में उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, वायुमंडल पर आधारित क्वेश्चन देखिए। 198 नंबर क्वेश्चन। 198 में कहा गया, वायुमंडल में तरित्र द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, स्थिरीकरण हो सकता है, बताइए 198 का। 198 का बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वायुमंडल में तरित्र द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वर्षा ऋतु या अन्य समान दिनों में विद्युत उत्सर्जन त्वरित क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा नाइट्रस अम्ल HNO2 में परिवर्तित हो जाता है और वर्षा का जल के साथ मिट्टी में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थ संयोग कर यह पौधों के लिए उपजाऊ नाइट्राइट बन जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन। 199 में देखिए कहा गया, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है, ये बताइए। 199 का आंसर बी हो जाएगा, बहिमंडलम हो जाएगा, बहिमंडल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में सबसे कम घनत्व बहिमंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में सर्वाधिक घनत्व सौरमंडल में होता है। उसके बाद देखिए 200 नंबर क्वेश्चन। 200 नंबर में देखिए कहा गया, 200 में कहा गया,
वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया में किया जाता है? बताइए 200 का आंसर क्या हो जाएगा? 200 का बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वायु की वह परत जो पृथ्वी के घेरे हुए वायुमंडल कहलाती है, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल का आवश्यक है। वायुमंडल अनेक गैस का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन और जल वाष्प इत्यादि एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है जो वायुमंडल में 21% मिलती है तथा इसका उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया,